गुड आफ्टरनून एवरीवन। वॉइस ऑडिबल है ना सबको? पूर्वा ऑडिबल है ना वॉइस? पूर्वा, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस क्या है? लेट्स गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रिएक्ट जेएस। इस पर लिखा हुआ है अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। यूजर इंटरफेसेस मतलब क्या होता है? एक चीज देखना, हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े थे? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। हम लोग यूजर का इंटरफेस कैसे बनाते थे? HTML को यूज करते थे, ठीक है। उसका स्टाइलिंग कैसे करते थे? CSS को यूज करते थे। और उसमें इंटरैक्टिविटी कैसे डालते थे? इंटरैक्टिविटी डालते थे हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज से, ठीक है। तो रिएक्ट जो है वो एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, उसको फेसबुक ने बनाया था, ठीक है। उसको मेंटेन भी फेसबुक करता है। ये एक लाइब्रेरी है, एक फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी अलग होता है, ठीक है। ये यूआई पे फोकस्ड है, ठीक है, और इसका इकोसिस्टम बहुत रिच है। ओके। अब इन सब टर्म्स का मतलब क्या हुआ? पहले तो ओपन सोर्स लाइब्रेरी, इसका मतलब तुम भी अगर चाहो तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो, रिएक्ट में कोई नया फीचर ला सकते हो, ठीक है। सारा कोड इसका गिटहब पे है, ठीक है। बिल्डिंग फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। यूजर इंटरफेसेस क्या होता है? मतलब जो हम लोग को स्क्रीन पर दिखाई देता है, एक वेब एप्लीकेशन पर दिखाई देता है, उसको यूजर इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। इट इज नॉट अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? एक फ्रेमवर्क जो होता है, जो वेब एप्लीकेशन होता है, पैकेज के मदद से बनता है और फ्रेमवर्क के ऊपर बनता है, ठीक है। फ्रेमवर्क जो होता है वो एक पहले से स्केलेटन प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर हम लोग अपना एप्लीकेशन बनाते हैं फ्रेमवर्क के हिसाब से, ठीक है। पैकेज में हम लोग पैकेज का यूज करते हैं अपने हिसाब से। फ्रेमवर्क में हम लोग को फ्रेमवर्क के तरीके से चलना पड़ता है, पैकेज में हम लोग अपने तरीके से चलते हैं, ठीक है। ये यूआई पे ज्यादा फोकस है रिएक्ट, ठीक है। और इसका इकोसिस्टम रिच है। इकोसिस्टम रिच है मतलब ये तुम लोग को आगे समझना है इकोसिस्टम क्यों रिच है, ये क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम रिएक्ट ही क्यों चूज किए? अगर देखा जाए तो रिएक्ट जो है फेसबुक के द्वारा बनाया गया था और मेंटेन किया जाता है। इसका मतलब है कि इसका कम्युनिटी बहुत हाई है, ठीक है, मतलब ह्यूज कम्युनिटी है इसका। और इसका डिमांड जो है अभी प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये इन डिमांड स्किल है, ठीक है। और ये बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि रिएक्ट जरूर नहीं, सिर्फ रिएक्ट का ही चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट में। हम लोग चाहे तो किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है। अब फीचर्स क्या क्या है रिएक्ट का, ठीक है। तो ये कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर है। कंपोनेंट बेस्ड मतलब अगर हम यहाँ से पढ़ के सुनाए, बिल्ड इनकैप्सुलेटेड कंपोनेंट्स दैट मैनेज देयर ओन स्टेट देन कंपोज देम टू मेक कॉम्प्लेक्स यूआई। थोड़ा वर्ड डिफिकल्ट यूज किया गया है, लेकिन इसका मतलब बस यही है, ठीक है। कि इनकैप्सुलेटेड मतलब उसका किसी एक कंपोनेंट का डेटा उस कंपोनेंट तक ही रहेगा, ठीक है। उसका खुद का एक स्टेट होता है। स्टेट क्या होता है? स्टेट मतलब मेरा नाम अनीश है, ठीक है। अगर मेरा कोई प्रॉपर्टी हुआ नेम, तो उस प्रॉपर्टी में मेरा नेम जाएगा अनीश, ठीक है। हो सकता है मेरे फ्रेंड का नाम दीपांशु है, ठीक है, तो उसका जो प्रॉपर्टी जाएगा उसमें नेम जाएगा दीपांशु। तो हम लोग हैं तो एक ही पर्सन टाइप के कैटेगरी में, ठीक है। ह्यूमन बींग एक पर्सन का कैटेगरी में आता है। उसके बाद एक एक स्टेप करके उसका प्रॉपर्टीज चेंज होता है, ठीक है। तो उसका स्टेट चेंज होता है, उसका वैल्यू चेंज होता है उसके अंदर जो है, ठीक है। देन कंपोज देम टू मेक कॉम्प्लेक्स यूएस। कॉम्प्लेक्स यूएस मतलब क्या समझ में आता है? अभी तक कोई कॉम्प्लेक्स यूएस तुम लोग बनाए नहीं हो, क्यों नहीं बनाया बताते हैं। देखो, अगर हम लोग किसी ई कॉमर्स साइट का यूज करते हैं, सोशल मीडिया साइट का यूज करते हैं, ठीक है। लाइक चलो लिंक्डइन पे चलते हैं। स्क्रीन अगर विजिबल होगा तो तुम लोग को दिखाई देगा। सॉरी, डिफिकल्ट है आज, मैं थोड़ा बाहर है इसीलिए बाहर से पढ़ा रहे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है तुम लोग को। हम्म, तो लिंक्डइन पे जाते हैं। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे मेरा एक साइड बार है। इसमें मेरा साइड बार नहीं है, साइड इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए एक कंपोनेंट है जो मेरा इन्फॉर्मेशन शो करता है, ठीक है। बीच में मेरा ये पार्ट है न्यूज फीड का, ठीक है। और एक मेरा पार्ट यहाँ है। अब ये नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहता है, ठीक है। अब तुम इसको कंपोनेंट बेस्ड कैसे बना सकते हैं?
Anish, you are. हेलो, अब ऑडिबल है पूर्व? Yeah, yeah, sorry. तो स्क्रीन का सच पे काम नहीं कर रहा है, एक मिनट, एनोटेशन है ना इसमें। इसका यूआई देखना, एक ऊपर में नैव बार है, ठीक है, ये नैव बार कंपोनेंट है इसका। एक इन्फॉर्मेशन का कंपोनेंट है यहाँ पे जो मेरे बारे में बताता है, ठीक है। एक न्यूज़ फीड कंपोनेंट है, ठीक है। एक साइड में न्यूज़ का सेक्शन है और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मेरे को रिकमेंडेशंस में आए हैं या फिर एडवर्टीजमेंट्स वगैरह, ठीक है। अब देखा जाए तो ये थोड़ा जो यूआई है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लाइक मेरे प्रोफाइल में कुछ चेंज होता है या हमको कोई मैसेज करता है तो उसी वक्त उसी समय मेरा अपडेट हो जाता है, ये कॉम्पोनेंट भी, नोटिफिकेशन या मैसेज का कॉम्पोनेंट भी अपडेट हो जाता है, ठीक है। लाइक अगर हम जाते हैं, अपने प्रोफाइल पे, ठीक है, इस प्रोफाइल पे देखो, मेरा कुछ भी अपडेट अगर यहाँ होता है, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मेरा प्रोफाइल सेक्शन अपडेट हुआ, मेरा मैसेजिंग सेक्शन अपडेट हुआ, मेरा नोटिफिकेशन अपडेट हुआ, ठीक है। सब कुछ अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली एक ही जगह पे। ये कंपोनेंट बेस्ड बना हुआ है और इसमें ये थोड़ा यूआई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ऐसा यूआई कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स यूआई। लाइक एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट है, दूसरे के ऊपर तीसरा डिपेंडेंट है, और सब लोग अपना अलग अलग नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है सारा कंपोनेंट। इसमें कुछ अपडेट होगा तो मेरे इस वाले पार्ट में कुछ अपडेट होगा, इसमें कुछ अपडेट होगा तो इस वाले पार्ट में भी अपडेट होगा, या ये इंटर डिपेंडेंट है सारा चीज, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स यूआई से कैटेगरी में आता है। अब आगे देखते हैं। Since component logic is written in JavaScript, instead of templates, you can easily pass rich data through your app and keep state out of the DOM. नीचे का जो सेंटेंस है वो बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अभी नहीं समझ में आएगा, पहला पार्ट देखते हैं। सिंस कॉम्पोनेंट लॉजिक इज रिटन इन जावा इंस्टेड ऑफ टेम्पलेट्स, ठीक है। टेम्पलेट्स ये क्यों बोला है? टेम्पलेट्स क्यों बोला है? क्योंकि जो बाकी फ्रेमवर्क्स है उसमें पहले से कुछ कोड होता है, ठीक है, जो तुमको लिखना पड़ता है उस चीज को काम कराने के लिए, ठीक है। और रिएक्ट में ऐसा नहीं है, तुम लोग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लिख के भी रिएक्ट कंपोनेंट बना सकते हो, ठीक है। तुमको जरूरी नहीं कि तुम वैसे ही बनाओ जैसे वो बनाता है, ठीक है, तुम खुद से भी बना सकते हो। फिर पहला सेक्शन है डिक्लेरेटिव, ठीक है। रिएक्ट मेक्स इट पेनलेस टू क्रिएट इंटरैक्टिव यूआईज, डिजाइन सिंपल वे ऑफ स्टेट। इस पूरे का अगर हम लोग नेटशेल में देखें तो इसका मीनिंग यही है कि रिएक्ट रियल टाइम में वो चीज बनाता है जो हम लोग उसको बोलते हैं बनाने। लाइक डिक्लेरेटिव इन द सेंस क्या होता है? डिक्लेरेटिव मतलब होता है कि आ, तुमने कुछ लिखा, ठीक है, रिएक्ट को बताया कि ये बना दो, और रिएक्ट उस चीज को लेकर उसका यूआई बना देगा, ठीक है। तो इट इज डिक्लेरेटिव इन नेचर बिकॉज वी जस्ट हैव टू टेल रिएक्ट दैट व्हाट वी वांट एंड इट विल मेक अ यूआई आउट ऑफ इट फॉर अस, ठीक है। वो हमारे लिए बना देगा वैसा यूआई, ठीक है। रिएक्ट जो है उससे यूजेबल रीयूजेबल कोड्स यूज करता है। लाइक अगर हम लोग सिर्फ इसके खुद के पैकेज के लिए नहीं, ये बाकी के पैकेज भी काम होता है। लाइक मेरा एक एप्लीकेशन है, उसमें हम यूज कर रहे हैं फ्रंट एंड में एंगुलर। मान लो एक रिएक्ट के अलावा कुछ और है, अगर किसको नहीं पता एंगुलर क्या है तो फिर भी बता दे एंगुलर यूज कर रहे हैं। अब एक मेरा कोई पार्ट है, मेरा फ्रेंड है, उसको एंगुलर नहीं आता, उसको रिएक्ट आता है, ठीक है, तो रिएक्ट का कोड यूज करके भी हम लोग एंगुलर में उसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये अपने कॉम्पोनेंट बेस्ड रियूजेबल नहीं है, ये बाकी के लिए भी रियूजेबल है, ठीक है। लाइक यहाँ पे हम कोड किए, उसी कोड को हम बार बार यूज कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, क्योंकि सिंपल जावास्क्रिप्ट के पार्ट में लिखा रहता है, ठीक है। अब रिएक्ट हैंडल्स अपडेटिंग एंड रेंडरिंग ऑफ द कंपोनेंट्स वेरी एफिशिएंटली। अपडेटिंग और रेंडरिंग हम अभी जो डिस्कस किए इस कॉम्प्लेक्स यूआई में, अगर लिंक्डइन वाले में पार्ट में जाते हैं तो हम कुछ मैसेज आता है तो हमको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता इस पेज को, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट हो जाता है। ये कैसे हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे कुछ जॉब आता है, ऑफर आता है, या मेरे नेटवर्क में कोई रिक्वेस्ट करता है या फिर नोटिफिकेशन, तो ऑटोमेटिकली इसी पेज पे बिना रिफ्रेश किए होता है। इसका मतलब है कि ये जो कंपोनेंट है हमारा नैव बार, ये चेक करते रहता है, कुछ नया आया, कुछ नया आया, कुछ नया आया, अच्छा हाँ नया आया, इसको डाल दो जल्दी से, ठीक है। तो ये कैसे होता है? तो रिएक्ट इस चीज में भी हम लोग का हेल्प करता है, ठीक है। डॉम अपडेट्स का मतलब ये होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उसको अपडेट करने में ये हैंडल हम लोग का एफिशिएंटली करता है, ठीक है। एफिशिएंटली वर्ड इसलिए लगाया हुआ है अगर तुम सिंपल ये जावास्क्रिप्ट से तुम करते हो तो तुम कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग कुछ चीजें होती हैं
वो हम लोग नहीं कर सकते हैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से एफिशिएंट अपडेटिंग के लिए, ठीक है। तुमको रिएक्ट ये रिफ्रेश करना ही पड़ेगा, ठीक है। रिएक्ट ये पहले से इस पैकेज में हम लोग को प्रोवाइड करता है कि कैसे हम लोग ये इफिशिएंटली इसको कंपोनेंट को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है दूसरे टेक्नोलॉजी से। लाइक अगर हम लोग देखें तो रिएक्ट के साथ तुम लोग सुनो, अगर बहुत सारी चीज और यूज होता है, ठीक है। लाइक रिएक्ट के साथ तुम लोग जैंगो यूज कर सकते हो जो पाइथन पे लिखा हुआ है, ठीक है। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट पे है, जैंगो पाइथन पे, ठीक है। बैक में तुम पाइथन यूज करो, फ्रंट में तुम रिएक्ट यूज करो, ठीक है। रिएक्ट के साथ तुम अलग लाइब्रेरीज यूज कर सकते हो, लाइक रिडक्स, ठीक है। रिडक्स अगर किसी को लगता था कि रिडक्स सिर्फ रिएक्ट के लिए, तो नहीं, रिडक्स सारे पैकेज, सारे जावास्क्रिप्ट पे लिखे हुए पैकेजेस के लिए, ठीक है। उसके बाद तुम बहुत सारे और भी पैकेज, एक्सप्रेस वगैरह, एक्चुअली रिएक्ट का बहुत सारा कोड एक्सप्रेस के मदद से लिखा गया है, ठीक है। रिएक्ट राउटर डॉम, ये सब जो पैकेजेस है, ये सब हम लोग यूज करते हैं, आगे यूज करेंगे भी, ठीक है। वो सब भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज या फिर अलग अलग स्टैक, टेक्नोलॉजी स्टैक हम लोग यूज कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है। लाइक तुम और अगर इसका एग्जांपल देखें तो हम बैकएंड बना रहे हैं स्ट्राइप पे, ठीक है। और यार हेडलेस सीएमएस यूज कर रहे हैं कोई भी, ठीक है। उसको हमको रिएक्ट के साथ करना है तो कुछ दिक्कत नहीं, हमको तुरंत हो जाएगा। टेलविंड यूज कर रहे हैं सीएसएस के लिए, तुरंत हो जाएगा। कुछ भी यूज करना है, उसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है रिएक्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद रिएक्ट का बेस, रिएक्ट एक्चुअली में एक बेस है तुम्हारे रिएक्ट नेटिव के लिए, तुम्हारे गैट्सबी के लिए, तुम्हारे नेक्स्ट जेएस के लिए, ठीक है। ये सबका रिएक्ट जो है वो बेस है, तुमको रिएक्ट पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर बना हुआ है नेक्स्ट जेएस, गैट्सबी और रिएक्ट नेटिव, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करना है देखते हैं, इसमें इसमें लिखा हुआ होगा प्लेग्राउंड कोड पेन, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। और न्यू रिएक्ट ऐप बनाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग स्क्रिप्ट को भी ऐड कर सकते हैं एचटीएमएल पेज पे रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। हम लोग इस मेथड से नहीं जाएंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग का मेथड है, ठीक है, जिसमें एचटीएमएल पेज में ही हम लोग करते थे, ठीक है। हमारे पास एक कोड है, क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप, ठीक है। चलिए इसको यूज करते हैं। टर्मिनल अगर विजिबल होगा तो पूर्वा एक बार अफर्मेशन कर देना। Yeah, it's visible. ठीक। चलिए हम लोग करते हैं पहला npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। जी वन। ओके, अब इसको मतलब क्या होता है, ठीक है। npx क्या होता है और npm क्या होता है। नोड आई थिंक आप लोगों ने इंस्टॉल किया था। npm जो है वो नोड पैकेज मैनेजर होता है, ठीक है। आपको लोग साइट दिखाना चाहते हैं मैं npm रजिस्ट्री का। ये npm.js.com जो है, ये ओपन सोर्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे npm के पैकेजेस को आप भी बना के डाल सकते हो, ठीक है। या कोई और भी बना के डालता है तो हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। ये जो पैकेज है, ये npm जो हम लोग यूज करते हैं एक्चुअली में इसके वेब सर्वर से वो पैकेज को वो इंस्टॉल करता है। लाइक अगर हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट किया था और सर्च करते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, ये सब भी इसके ऊपर लिखा रहता है। लेकिन हम लोग npx यूज करते हैं, तो npm और npx में क्या डिफरेंस होता है। अभी के लिए हम लोग सिंगल यही बताना चाहेंगे आप लोगों को कि npx जो होता है वो लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट अपडेट को या लेटेस्ट वर्जन को npm के सर्वर से डाउनलोड कर लेता है, ठीक है। और ये जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है, ठीक है, ये एक्चुअली में एक पैकेज है, ठीक है। ये एक रनर npm npx जो है वो आपका npm पैकेज रनर है, ठीक है। और क्रिएट रिएक्ट ऐप जो आपका पैकेज है, ठीक है, उसको हम लोग लोकली इंस्टॉल भी कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, लेकिन हम npx इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जरूरत नहीं है कि हम लोग इंस्टॉल करके कुछ नया अपडेट हम लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे। हम लोग सीधे npx करते हैं ताकि वेब सर्वर जो भी लेटेस्ट है उसको डाउनलोड करें और कर लें। लास्ट में हम डे वन लिखे, डे वन आपका खुद का नाम, आप कुछ कुछ भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है, जिस नाम से आपको एप्लीकेशन बनाना है। तो हम एंटर मारते हैं, लेट्स होप जल्दी इंस्टॉल हो जाए। अब बहुत लोग को ये चीज़ नहीं समझ ये हो क्या रहा है। ओके, हम बता देते हैं जितने देर में यूज होता है उतने देर में।
क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट पैकेज ऐप इन, ये मेरा पाथ है जहाँ पे ये बना रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है? इंस्टॉलिंग पैकेजेस, ठीक है। दिस माइट टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, इंस्टॉलिंग रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स एंड सीआरए टेम्पलेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? रिएक्ट जो है वो पैकेज है जो इंस्टॉल कर रहा है npm से। रिएक्ट डॉम जो है ये भी एक पैकेज है जो इंस्टॉल कर रहा है। रिएक्ट स्क्रिप्ट्स भी एक पैकेज है जो इंस्टॉल कर रहा है, और सीआरए टेम्पलेट भी एक पैकेज है। सीआरए टेम्पलेट का मतलब होता है क्रिएट रिएक्ट ऐप टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट इन द सेंस कि पहले से कुछ कोड्स बना के हम लोग का एक टेम्पलेट बना के डाल दिया गया है, उसको हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे यान एक दे रहा है, जैसे आप लोग के पास npm है वैसे ही यान भी एक पैकेज मैनेजर है। अगर npm है आपके पास तो अच्छी बात है, यान भी इंस्टॉल, यान भी अच्छा पैकेज मैनेजर है, ठीक है। रिजॉल्विंग पैकेज, इसका मतलब क्या होता है? ये सर्च कर रहा है कि क्या क्या हम लोग डाले हैं इसके अंदर, ठीक है। इस चीज के अंदर जो जो चीज है उस चीज को ही रिजॉल्व करा, लाइक रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है, रिएक्ट स्क्रिप्ट है, ठीक है, इसको रिजॉल्व किया है। उसका ये देख गया, ये जो आइकन दिख रहा है आपको गाड़ी का, इसका मतलब है कि ये जा रहा है उस पैकेज को फेच कर रहा है, ठीक है। पैकेज को फेच कर रहा है। लिंकिंग डिपेंडेंसीज, इसका मतलब क्या होता है कि ये लिंक कर रहा है, लिंक मतलब कि कनेक्ट कर रहा है अलग अलग पैकेजेस को एक दूसरे के साथ, ठीक है। रिएक्ट को रिएक्ट डॉम के साथ लिंक कर रहा है, रिएक्ट स्क्रिप्ट को लिंक कर रहा है, सीआरए टेम्पलेट में जितने भी फाइल्स हैं उन सबको लिंक करेगा पैकेजेस के साथ, ठीक है। एक वार्निंग आया है, ठीक है। ये वार्निंग वार्निंग में हम लोग ये छोड़ सकते हैं अभी के लिए, मतलब बाद में हम लोग देखेंगे क्यों वार्निंग आया, लेकिन अभी के लिए हम लोग छोड़ सकते हैं। अगर किसी को जानना है तो वो हम बता देते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। रिएक्ट स्क्रिप्ट्स जो है, ठीक है, इसमें जो यूज हो रहा है डिपेंडेंसी, वो टाइपस्क्रिप्ट वर्जन 2.8.0 से ज़्यादा का यूज होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो ESLint का फीचर प्लगइन यूज हो रहा है वो थोड़ा कम है, तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अनमेट प्योर डिपेंडेंसीज मतलब इससे कम का डिपेंडेंसी यूजर है, इसीलिए हम लोग वार्निंग दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बिल्डिंग फ्रेश पैकेजेस, क्योंकि जो टेम्पलेट में इंस्टॉल हुआ, ठीक है, उसमें हो सकता है टेम्पलेट में पुराने पैकेजेस होंगे, ठीक है। तो उसको चेक किया कुछ लेटेस्ट अपडेट है, यान चेक किया, हाँ है, चलो उसको डाल दो, तो ये फ्रेश पैकेज बना दिया उसका, ठीक है। ये लॉग फाइल यान बनाता है, ये हम बता देंगे अभी, तो फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। न्यू 7 न्यू डिपेंडेंसीज इंस्टॉल किया, ठीक है। क्या क्या डिपेंडेंसीज था? सीआरए टेम्पलेट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट, रिएक्ट, ठीक है। ऑल डिपेंडेंसीज क्या क्या है? सारे डिपेंडेंसी क्या क्या है इसमें? शेड्यूलर है, रिएक्ट है, रिएक्ट स्क्रिप्ट है, रिएक्ट डाउन है, रिएक्ट डेव डिटेल्स है, इमर है, और सीआरए टेम्पलेट है, ठीक है। ये सब डिपेंडेंसीज, ये सब पैकेज जो इंस्टॉल किया है सीआरए, डन इन 17.91 सेकंड्स, ठीक है। अब एक और चीज लिखा हुआ, इनिशियलाइज गिट रिपोजिटरी। तो इसमें गिट रिपोजिटरी क्यों बनाया गया? अगर आप लोगों को गिटहब नहीं आता है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देंगे जब हम लोग इसको गिटहब पे डालेंगे, ठीक है। लेकिन डिटेल में अगर आपको जाना तो आप बताइएगा, हम बता देंगे बाद में, ठीक है। ये क्या किया? अभी गेट रिपोजिटरी भी इसमें बना दिया है, ठीक है। सारा कुछ ये सिर्फ ये रनर कर रहा है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, हम लोग कुछ नहीं करना पड़ रहा है। उसके बाद ये और क्या किया? रिजॉल्विंग पैकेजेस, फैचिंग, फिर से ये एक बार चेक कर रहा है यान हमारा वर्जन वगैरह, ठीक है, सब कुछ सही है। अब ये सारा डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। वेब वाइटल्स का, स्ट्रिप इंडेंट का, रिडेंट का, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, मिन इंडेंट, एलजे स्ट्रिंग, सीएसएस, सीएसएसकेप, ये जो टाइप्स है ये एक्चुअली टाइपस्क्रिप्ट का पार्ट आता है। ये टाइप्स, टाइपस्क्रिप्ट जो है वो अगर किसी को पता होगा तो वो स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का अपर वर्जन अगर मान लें आप लोग, ठीक है। तो जो टाइपस्क्रिप्ट है वो स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज, उसमें हम लोग को चाहिए होता है कि किस तरह का टाइप रिटर्न करेगा ये फंक्शन या ये क्लास, ठीक है। तो वो टाइप्स के लिए इंस्टॉल किया जाता है। तो रिएक्ट पे बहुत सारे डिपेंडेंसी जो टाइपस्क्रिप्ट को यूज करते हैं, हम लोग टाइपस्क्रिप्ट यूज नहीं करेंगे इस सेशन में, लेकिन ये यूज करता है रिएक्ट, ठीक है। सारा कुछ हो गया, ये रिमूव कर रहा है सीआरए टेम्पलेट, जिस टेम्पलेट से हमने इंस्टॉल किया तो उसको हटा रहा है, सारा कुछ यहाँ हमारे लिए कर रहा है, ठीक है। रीजनरेटिंग ब्लॉक फाइल वगैरह, ठीक है। अब हम लोग को ये खुद इंस्ट्रक्शन है, सक्सेस क्रिएटेड डे 1 एट इतना इनसाइड द डायरेक्टरी यू कैन रन सेवरल कमांड्स, यान स्टार्ट, यान बिल्ड, यान टेस्ट, यान इजेक्ट, ठीक है। इन सबका मतलब ही बता रहा है। ये क्या है? यान स्टार्ट करता है, स्टार्ट डेवलपमेंट सर्वर, मतलब अगर आप लोग डेवलपर है तो आपको बनाना पड़ेगा एक सर्वर, लोकल सिस्टम पे चलाना पड़ेगा। उस चीज के लिए हम लोग डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? यान स्टार्ट। इसको आप npm स्टार्ट भी कर सकते हैं। अगर आप में यान इंस्टॉल नहीं है तो आप npm यूज करेंगे, हम npm के साथ ही यहाँ पे चलेंगे, सारे में npm ही होगा इसमें। यान बिल्ड, ठीक है, बंडल्स द ऐप इनटू स्टैटिक फाइल्स फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अभी। yarn test, ठीक है, starts the test runner, ठीक है। Removes this tool and copies build dependencies, configuration files and scripts into an app directory. If you do this you can't go back. ये पार्ट हम लोग नहीं यूज करने वाले हैं, yarn eject, हम लोग ये तीन चीज अभी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, ये बोला वी से टू बिगिन बाय टाइपिंग cd day 1, तो जैसे ये बोल रहा है ऐसे करते हैं हम लोग, cd day 1, ओके, day 1 में हम लोग आ गए। अब क्या दे रहा है? yarn start। तो आप लोग yarn start भी लिख सकते हो या npm स्टार्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों सेम चीज है यहाँ पे, क्योंकि आप में नहीं होगा आई थिंक। तो ये लिख रहा है
रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट, ठीक है। अभी हम ये जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ओके, ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, एडिट सोर्स ऐप डॉट जेएस सेव एंड रिलोड लर्न रिएक्ट। ये रिएक्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे भी खुला हुआ था। रिएक्ट का लोगो है, ठीक है। अब हम लोग इसके फोल्डर स्ट्रक्चर पे जाते हैं। ओके, तो वो फोल्डर स्ट्रक्चर सबसे पहले नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स है, जितने भी डिपेंडेंसी अभी हम लोग इंस्टॉल किए थे वो इसके अंदर जाता है, ठीक है। आपको इस फोल्डर में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, कुछ डिलीट नहीं करना है, ठीक है। आपको जो करना है सोर्स में करना है मेनली। पब्लिक में भी बाद में आपको करना पड़ेगा, लेकिन सोर्स मेन है हमारा, ठीक है। इसके अलावा हमको कहीं कुछ नहीं करना। सोर्स, उसके बाद गिट इग्नोर फाइल है। गिट इग्नोर क्या करता है ना कि गिटहब जो होता है उसके अंदर हम लोग कुछ कुछ डालना है, ठीक है। हम लोग अभी इंस्टॉल किए, हो सकता है मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, तो मेरा सारा जो ये सॉफ्टवेयर है या फिर जो भी कोड किए वो तो खत्म हो गया। तो गिट पे हम लोग पुश करते हैं उस चीज को। गिट पे सर्व हम लोग गिटहब पे हम लोग कुछ दिखा देते हैं स्क्रीन पे क्या होता है गिटहब। ये गिटहब है, ये मेरा प्रोफाइल है, ठीक है। अब प्रोफाइल पे जाएंगे तो मेरा रिपोजिटरीज है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा रिपोजिटरीज है। यहाँ पे गए, यहाँ पे मल्टीपल रिपोजिटरीज है जिसमें हम लोग कोड अपना पुश कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी लाइक इसमें जाते हैं नेक्स्ट जेएस कॉमर्स फ्रंट, ये एक मेरा एप्लीकेशन जो हम बनाए थे, ठीक है। ये भी मेरे सिस्टम पे भी नहीं है, हम इसको पुश कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पता चलता है जावा स्क्रिप्ट यूसेज ये सब क्या क्या है। और यहाँ पे आपको एक साइज दिख रहा है 107 KB, लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कहीं पे भी नोड मॉड्यूल्स नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और भी क्या क्या नहीं दिखाएगा वो भी हम बता देते हैं। जो जो चीज गेट इग्नोर में हम लोग डालेंगे वो चीज नहीं दिखाई देगा। नोड मॉड्यूल्स .pnp.pnpjs ये सब आगे आप लोग को समझ में आएगा। ये इन्वायरमेंट सेटअप, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होता है, ये सब भी, ठीक है। ये सब चीज हम लोग को नहीं चाहिए, तो ये सब चीज वो पुश नहीं करता है सर्वर, क्योंकि नोड मॉड्यूल जो साइज होता है बहुत ज्यादा होता है। आई थिंक इसमें अगर ये बताता है नहीं, इसमें नहीं बताता है। तो एक मिनट दिखा देता है सर। इसका साइज देखते हैं हम लोग, इसका साइज कितना है, कैलकुलेट कर रहा है ये साइज। इसका साइज कितना देखा जाएगा। ओके, इसका साइज है 261.4 MB, ठीक है। और इस पूरे एप्लीकेशन का साइज जो गिटहब पे दिख रहा है इसका साइज है 107 KB। तो एक्चुअली जो पूरा फाइल सिस्टम का जो सेव रहता है, जितना मॉड्यूल्स वगैरह रहता है उसी का स्पेस रहता है, ठीक है। इसको हम लोग पुश नहीं करते क्योंकि बहुत स्पेस लेता है, हम लोग से पुश नहीं करते हैं। दूसरा फाइल है पैकेज और जेसॉन। ये एक्चुअली में आपके पैकेज मैनेजर को ये बताता है इस चीज में, इस एनपीएम के पैकेज में, ठीक है। आप इसका सिंबल देखिएगा, ये एनपीएम का सिंबल है। इसको ये बताता है इस एनपीएम के पैकेज में क्या क्या चीज है, इसके प्रॉपर्टी, इसका मतलब इसके बारे में सारा डिटेल आपको पैकेज डॉट जेसन से पता चल जाएगा। इसका नेम क्या है, डे 1 जिस नाम से हम लोग बनाए थे, ठीक है। वर्जन क्या है, 0.1.1, ये डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। पहले सबसे पहले जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसको वर्जन यही होता है। प्राइवेट ट्रू मतलब अभी हम इसको पुश नहीं किया, कहीं पब्लिक नहीं है ये, ठीक है। कोई और नहीं देख सकते, हमारे लोकल सिस्टम पे अभी, और ये प्राइवेट है, ठीक है। डिपेंडेंसी जो स्टार्टिंग में आपको याद होगा, कुछ कुछ डिपेंडेंसी जो इंस्टॉल किया था, क्या क्या किया था, टेस्टिंग लाइब्रेरी जस्ट फॉर्म, टेस्टिंग लाइब्रेरी रिएक्ट, यूजर इवेंट्स, रिएक्ट डाउन, रिएक्ट स्क्रिप्ट, वेब वाइटल्स, ठीक है। स्क्रिप्ट्स ये होता है ना कि क्या क्या चीज हम लोग इसके साथ कर सकते हैं। लाइक एक चीज आपको दिखाते हैं हम। यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको याद है भी हम एनपीएम स्टार्ट किए थे, ठीक है। ये क्या करता है, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स जो यहाँ पे पैकेज है उसको बताता है कि स्टार्ट कर दो। इसका नाम हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं, लाइक इसको हम डेव कर देते हैं। अगर आपको पसंद नहीं, हमको स्टार्ट नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे एनपीएम। अब हम डेव भी लिखेंगे तो ये सेम काम करेगा। ओके, हमको सेव करना पड़ेगा। npm, ये देखिए सब सेम काम किया ये चीज। रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हम इसको स्टार्ट के साथ ही स्टार्ट करना चाहेंगे क्योंकि ये नहीं सकते।
उसके बाद बिल्ड है, टेस्ट है, इजेक्ट है। इजेक्ट वाले पार्ट को हम नहीं करने वाले हैं। ESLint कॉन्फ़िग, ESLint एक्चुअली में आपका लिंटर होता है, ठीक है, कि आप सही तरीका फॉलो कर रहे हैं नहीं। हो सकता है एक तरीका है कि एरो फंक्शन ऐसे लिखा जाता है तो उसके बाद एक सेमीकोलन लगा जाता है, मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेमीकोलन लगाएंगे तो ठीक है, कुछ एरर नहीं लगाएंगे तो ESLint एरर देता है, ठीक है। ये हमारे फाइल को चेक करते रहता है, कुछ एरर तो नहीं है इसमें, मतलब अच्छी तरह से लिखा हुआ तो है ये चीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग ESLint कॉन्फ़िग का काम करता है, ठीक है। ESLinter जो होता है यहाँ पे हम लोग का स्टार्ट हो जाता है। जैसे मेरे में आई थिंक ESLinter देखना पड़ेगा कौन सा है, क्योंकि जो VS कोड है वो पहले से इंस्टॉल दे देता है ESLinter, ये देखना पड़ेगा मुझे। उसके बाद हमारे पास है ब्राउजर्स लिस्ट, ठीक है। ये एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। इसके अंदर प्रोडक्शन वाला जो प्रॉपर्टी है इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0.2%, नॉट डेड, नॉट ऑफ, मीनिंग ऑल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0.2%, ठीक है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम चलते हैं यहाँ पे, नॉट डेड। नॉट डेड मतलब ऐसे ब्राउजर्स जो अभी चल रहे हैं उसमें ये काम चल या ये काम करेगा, ठीक है। नॉट ऑप्टिमाइज फॉर ऑल, ठीक है। ये जो ऑप मिनी है ये ऑप्टिमाइज मिनिफाइड वर्जन फॉर ऑल है, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑप्टिमाइज नहीं है सारे चीज के लिए, उसमें भी ये चलेगा, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, तो लास्ट वन क्रोम वर्जन 1.5, ये दूसरा चीज है, छोड़ दीजिए। अब हम लोग इसका दूसरे कमांड पे जाते हैं। यहाँ पे स्टार्ट था, अब एक चीज आपको दिखाता हूँ। एक नया फाइल बनाते हैं और यहाँ पे npm बिल्ड करते हैं। अब देखते हैं ये क्या करता है, ये एरर दे दिया, दिस इज नाइस। क्योंकि हम बाहर वाले डायरेक्टरी में कर रहे थे। npm बिल्ड, देखते हैं ये क्या करता है। ओके, ये एरर दिया npm रन बिल्ड, ठीक है। ये बता रहा है कि ये बिल्ड कमांड नहीं काम करेगा, npm रन बिल्ड करना पड़ेगा। तो वही करते हैं, npm रन बिल्ड। अब ये क्या कर रहा है, रिएक्ट स्क्रिप्ट बिल्ड कर रहा है, ठीक है। ये क्रिएटिंग एन ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड। यहाँ पे देखिए कुछ चेंज हुआ है, यहाँ पे बिल्ड फोल्डर एक बना है। अब ये बन रहा है, इसको बनने देते हैं। ये बन गया है। अब इसको देखते हैं बिल्ड फोल्डर के अंदर क्या क्या है। एक स्टैटिक फोल्डर है, ये एसेट है, जेसॉन फाइल है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस एप्लीकेशन के बारे में, ये भी हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू में। फेविकॉन है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, पीएनजी, जेसॉन है, टेक्स्ट है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई भी ऐसा चीज जो आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। ये तो इमेजेस है, ये एचटीएमएल फाइल है, ये आईसीओ फाइल, मतलब ये जो ऊपर में आपको दिखता है ना इस पार्ट में आइकन, ये है ये चीज, ठीक है। रोबोट और टीएक्सटी ये बताता है आपके वेब क्रॉलर पे, क्रॉलर को क्या करना है इसको, ठीक है। मैनिफेस्ट डॉट जेसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पीडब्ल्यू बनाने में, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ समय बाद। ये एक्चुअली में आपके वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट के बारे में रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है। कि अगर ये किसी और से चलाते हैं हम, ठीक है, तो वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है एसेट्स मैनिफेस्ट डॉट जेसॉन, ठीक है। ये जेसॉन फाइल है। जेसॉन फाइल सबको आई थिंक पता होगा क्या होता है। की वैल्यू पेयर्स में हम लोग इसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसका मेन जो सी एस एस है वो कहाँ है, तो ये बता रहा है स्टैटिक सी एस एस मेन, इतने नाम पर। देखते हैं इसका कहाँ है, स्टैटिक स्टैटिक सी एस एस मेन, मेन डॉट के यहाँ पे है। इसका मतलब जो मेन सी एस एस है ये इसका यहाँ है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देते हैं हम लोग, इसका जितना फाइल वो हम लोग पढ़ चुके हैं। सी एस एस फाइल आप पढ़े हुए हैं, हाँ। जावास्क्रिप्ट फाइल आप पढ़े हुए हैं, ये देखिए पढ़ा हुआ है। ये मीडिया फाइल, ये एसवीजी इमेजेस रखता है इसमें, ठीक है। तो एक बात बताइए कैसे हुआ ये सब चीज, ये खुद से कैसे बिल्ड कर दिया। तो एक वेब पैक का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि ये कुछ लिमिटेड टाइम का ट्रेनिंग था इसलिए हम वेब पैक डिस्कस नहीं कर सकते थे। वेब पैक क्या करता है कि आपको सारे चीजों को बंडल अप करता है। लाइक हम वेब पैक क्लिक करते हैं तो ये देखिए क्या बताता है, ये मॉड्यूल बंडलर है। हम लोग मल्टीपल जावा के फाइल बनाए, ठीक है, पीएनजी बनाए, उसमें सैस डाल दिए, मतलब सीएसएस का पार्ट होता है, सैस उसका प्री प्रोसेसर होता है, तो सीएसएस यहाँ पे समझिए सीएसएस बनाए, ठीक है। पिक्चर्स डाले, सारा चीज डाले कहीं कहीं, ठीक है, मल्टीपल चीजों को यूज करके। वेब पैक एक पैकेज है जो आपको सारी चीज को लेता है, उसको कंपाइल करता है, उसको मिनीफाई करता है, ठीक है। मिनीफाई इन द सेंस कि आप यहाँ पे जावा के फाइल देखिएगा, लेट्स चेक दिस फोल्डर स्टैटिक में जावास्क्रिप्ट, ये चंग, ये देखिए इसमें कहीं भी स्पेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब जितना छोटा हो सकता उतना छोटा फाइल बना दिया गया है इसको, ठीक है ना। तो इसको उतना छोटा फाइल बना दिया गया है।
तो ये जावास्क्रिप्ट बंडलर करता है, वेब पैक करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं बाकी चीज़ें भी क्या क्या है यहाँ पे, लाइक जावास्क्रिप्ट का ये पार्ट तो हो गया। यहाँ पे डॉट मैप है, डॉट मैप अभी नहीं बताएंगे हम लोग क्योंकि ये थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन जावास्क्रिप्ट का फाइल है, देखिए ये सारा चीज़ जावास्क्रिप्ट का फाइल है। ये सारा देखिए कहाँ तक स्क्रॉल कर रहे हैं, इसमें कुछ भी स्पेस नहीं दिया हुआ है। ये एक्चुअली में कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का ES5 पार्ट है, ठीक है। ES5 आप लोग ES6 पढ़े हैं। जो बैबल होता है, एक बैबल एक दिखा देते हो वो क्या होता है। बैबल जो है वो जावा से कंपाइलर है, ठीक है। ये क्या करता है, ES6 या उसके ऊपर के वर्जन, ES7 भी, ठीक है, को यूज करता है और उसको सारे ब्राउजर के कंपैटिबल जावास्क्रिप्ट यानी कि वनीला जावास्क्रिप्ट में चेंज करके दे देता है, ठीक है, ताकि सारे ब्राउजर समझ सके। ब्राउजर को जो क्रोम है इसको नहीं पता है कि कौन सा ES6 है कौन सा ES5 है। इसको किया गया कि तो हमको वनीला जावास्क्रिप्ट दीजिए, हम उसको रन करा देंगे। आपको कुछ भी लिखिए उसमें, हमको उससे मतलब नहीं, आप हमको वनीला जावास्क्रिप्ट दीजिए, हम उसको रन कराएंगे, ठीक है। तो बैबल क्या करता है, क्योंकि हम लोग तो वनीला जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वेब पैक और बैबल का कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है। आई थिंक बैबल अभी भी यूज होता होगा, चेक कर लेते हैं, अगर होता है तो हम दिखा देते हैं। नोड मॉड्यूल्स में बैबल बैबल आपको मिल जाएगा। बैबल, हाँ ये देखिए बैबल यूज होता है, ठीक है। ये बैबल क्या करता है, ये सारा कोड को लेता है आपके, ठीक है, और इसको रिप्लेस कर देता है आपके उस वाले कोड में, स्केलेटन कोड वनीला जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। इसमें आपको सारा वो हेल्पर क्लासेस है, प्लगइन्स है, ठीक है, सारा कुछ है जो चेंज करता है इसको। ये सर्च जनरेटर है, ये मेन फंक्शन है जो कॉल होता है जब लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। तो बैबल किसी भी वर्जन के ES6 ES5 सारे वर्जन को लेके वनीला जावास्क्रिप्ट में चेंज कर देता है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं इसके फोल्डर स्ट्रक्चर पे। तो बिल्ड तो समझ में आ गया। बिल्ड क्या है कि ये जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS के पार्ट में इसको चेंज कर देता है, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, हमें ऐसा काम नहीं है। अब हम लोग जाते हैं पब्लिक फोल्डर में। अभी तक तो आई थिंक आपको सब समझ में आ गया क्या क्या है इसमें, ठीक है। पब्लिक में favicon.ico, ICO क्या है, ये जो हमारे टाइटल के बगल में जो इमेज रहता है ना ब्राउजर पे, ये है ICO फाइल, ठीक है, इसी से होता है वो आइकन वाला। index.html, ये थोड़ा सा एक पार्ट इसका जो समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए डॉक टाइप HTML, ये तो आप लोगों को पता है, ये सारा पार्ट ऊपर का आपको पता है क्या है। हम बीच के पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये मेटा टैग है, ये SEO वगैरह में हेल्प होता है और इसके HTML के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है ये मेटा टैग, ठीक है। इसको हम लोग नहीं देखेंगे। ये देखते हैं लिंक जो है, ठीक है, एप्पल टच आइकन, href, पब्लिक URL, लोगो 1 और 2। ये एक्चुअली में इसलिए ना क्योंकि सफारी जो है, ठीक है, वो इस साइज का ही PNG ऑब्जेक्ट ले पाता है अपने वाले क्या बोलते हैं सफारी वाले ब्राउजर में, ठीक है, इसलिए ये डाला जाता है। बाकी ये खुद से भी सारे में काम हो जाता है लेकिन फिर भी इसको डाला जाता है, ठीक है। इस नाम का आपको मिल जाएगा इसमें फोल्डर 192 का PNG, ये रहा ये PNG फॉर्मेट जो है, ठीक है। अब दूसरा फाइल देखते हैं हम लोग क्या है, मैनिफेस्ट फाइल है। मैनिफेस्ट और जेसन जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इसका शॉर्ट नेम क्या है, रिएक्ट ऐप, इसका नेम क्या है, क्रिएट रिएक्ट ऐप सैंपल, ठीक है। ये सब डिफॉल्ट वैल्यू बना के देता है। स्टार्ट यूआरएल क्या है, डॉट, ठीक है। डिस्प्ले क्या है, स्टैंड अलोन, थीम कलर 000, ये खुद से पहले से दे देता है इसका सारा कुछ, ठीक है। सोर्स क्या है, मतलब इस वाले का कहाँ पे है, साइजेस क्या है, टाइप क्या है, इसका सारा कुछ लिखा हुआ है। अब हम लोग जाते हैं इनमें नीचे वाले पार्ट में। मैनिफेस्ट तो हो गया। टाइटल आपको पता है क्या होता है टाइटल से। अब हेड है, यहाँ पे देखिए बॉडी, नो स्क्रिप्ट यू नीड टू इनेबल। ये जो नो स्क्रिप्ट है ना, ये एक्चुअली बताते हैं क्या होता है। ये देखिए ये रिएक्ट ऐप है, इसको हम राइट क्लिक किए, अगर इसके सेटिंग्स में आई थिंक कहीं पे होता था, हम लोग डिसेबल कर सकते थे जावास्क्रिप्ट। डिसेबल करने वाला पार्ट जावास्क्रिप्ट का, डिसेबल जावास्क्रिप्ट, हाँ ये रहा। अभी हम इसका डिसेबल कर दिए जावास्क्रिप्ट। अब ये रिफ्रेश किए, देखिए ये क्या आया, जो नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट रन दिस ऐप। ये कहाँ से आया वैल्यू, जब यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं है या फिर कोई जावास्क्रिप्ट फाइल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज चल जाता है। अगर कोई स्क्रिप्ट नहीं है तो आप मैसेज कर देना यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप। सेम मैसेज यहाँ पे आ रहा है, यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप। इसका मतलब जावास्क्रिप्ट इनेबल करिए क्योंकि आपके
ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट ऑफ है। और मेरा डेवलपर कंसोल कहाँ, नहीं पता नहीं कहाँ चला गया, ये रहा, और कर लेते हैं, काम नहीं करेगा, कुछ करते हैं, चलिए ठीक है। ये पता चल गया क्यों यूज़ करते हैं हम नो स्क्रिप्ट। इसका मतलब ये अगर स्क्रिप्ट, अगर कोई भी जावा स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है इस फाइल में, तो इसको ये मैसेज शो कर देना कि इसको पता चल जाए कि यहाँ पे ये है कि आपको स्क्रिप्ट ऑन करना ही पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही डिव है, डिव आपको पता है क्या होता है, आईडी आपको पता है क्या होता है, रूट नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस एचटीएमएल फाइल इज टेम्पलेट, इफ यू ओपन इट डायरेक्टली इन ब्राउजर यू विल सी एन एम्प्टी पेज, you can add web fonts, meta tags or analytics into this file. The build step will place the bundle scripts into the body tag. To begin the development, run npm start or yarn start. To create a production bundle, use npm run build or yarn build. ठीक है, ये क्या बता रहा है कि ये जो HTML फाइल है ये एक टेम्पलेट है, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्टली ब्राउजर में ओपन करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। चलिए ट्राई करके ही देख लेते हैं इस चीज़ को, डायरेक्टली ओपन करते हैं इसको। कहाँ था हमारा सोर्स फाइल, हाँ हमारा, जैसे हम ओपन किए कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, वाइट स्क्रीन है बस। तो ये कहाँ से हमारा सारा डेटा आ रहा है एक्चुअली में, ये एक्चुअली में तब आता है जब हम उसको बिल्ड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द बिल्ड स्टेप विल प्लेस द बंडल स्टेप्स इनटू द बॉडी टैग, ठीक है। एक चीज हम करके दिखाना भूल गए, रुकिए हम आपको दिखा देते हैं, बिल्ड होने दीजिए इसको। ये जब बिल्ड हुआ है इसमें जो HTML पार्ट है, अब इसको देखिए, इसको हम सेव करेंगे एक बार, क्विक मेरा हेल्प करेगा इस चीज़ को सही करने में। अब देखिए पहले जो HTML फाइल था वो ऐसा दिख रहा है कुछ भी, अब इसमें पूरा जावास्क्रिप्ट डाला हुआ है, ठीक है। ये कहाँ से आया, एक बार इसको रन करके देखिए, हम भी नहीं किए आज तक, चलिए ट्राई करते हैं। बिल्ड फोल्डर को रन करके कुछ आता है या नहीं, कुछ नहीं आ रहा अभी भी। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जावा जो रिएक्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या करता है, आपका जावास्क्रिप्ट फाइल जो आप डालें, ठीक है, ये उसको उस वक्त बिल्ड करके HTML पार्ट नहीं देता है, ये उस रियल टाइम में अपन कंपोनेंट को रेंडर करता है डॉम में, ठीक है। अगर आप उसका पेज सोर्स देखेंगे जो स्क्रिप्ट हमारा चल रहा है रिएक्ट एप्लीकेशन का, इस पर हम राइट क्लिक करके पेज सोर्स देखते हैं, इसमें अभी भी आपको HTML कोई पार्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आपको दिखेगा क्या, सिर्फ रूट ही है और कुछ स्क्रिप्ट डाला हुआ है इसमें, इसी स्क्रिप्ट की वजह से ये सारा चीज चल रहा है। और अगर आप हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको सारा HTML पार्ट दिखाई देगा। इसको हाइड्रेशन कहते हैं इस चीज को, ये जो रिएक्ट जेएस करता है इसे हाइड्रेशन करते हैं। यहाँ देखिए हेडर, हेडर को खोलते हैं थोड़ा, ये देखिए हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं सारे चीज को, ठीक है। ये देखिए इमेज वगैरह सब कुछ सेलेक्ट हो रहा है, ये कहाँ से आया, पेज सोर्स में तो कुछ नहीं था, इसे हाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग स्क्रिप्ट डाल देते हैं तो ये हाइड्रेट करता है, हाइड्रेट मतलब सारा चीज डालता है डॉम में, ठीक है। अब हाइड्रेशन अगर अच्छे से देखना है तो हम देख लेते हैं, एक आर्टिकल आप लोग को भेज देंगे, हाइड्रेशन, इसको आप पढ़ सकते हैं या फिर ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये हम आपको भेज देंगे, अंडरस्टैंडिंग द हाइड्रेशन क्या करता है। ये गैट्सबी का एक ये है ब्लॉग साइट, ठीक है, इसमें आपको बता देगा कैसे हाइड्रेशन या हाइड्रेट क्या करता है और ये किस तरह से करता है। ये रिएक्ट डॉम का जो पैकेज हम लोग इंस्टॉल किए थे उसका एक हाइड्रेट मेथड है, ठीक है, उसको यूज करके हाइड्रेशन होता है इसमें सारे डॉम्स में, ठीक है। अब हम लोग फिर से जाते हैं कोड पे। अब यहाँ पे हमारे पास पब्लिक के बाद बिल्ड हटाते हैं, पब्लिक के बाद हमारा robo.txt फाइल है, ये क्रॉलर करता है, जैसे वेब ब्राउजर अगर आया आपका, वेब ब्राउजर सर्च इंजन अगर आया, सर्च इंजन जो क्रॉलर्स होता है जो एसईओ वगैरह में हेल्प करता है आपका, वो सारे साइट को हर दिन घूमता है, क्रोम का आई दिन हर दिन आई थिंक 2 या 3 बार करता है, पता नहीं मुझे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है अभी। तो वो सारे साइट्स पे जाता है और वो इस फाइल को सर्च करता है कि क्या क्या मेरे बारे में, क्या क्या हम घूम सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकता है। आपको डार्क वेब के बारे में पता होगा, वहाँ पे robot.txt फाइल में लिखा रहता है कि इसको मत आना, इस चीज को क्रॉल मत करना, ताकि वो सर्च इंजन पे ना जाता। ठीक है, अब सबसे मेन डायरेक्टरी पे आते हैं, वो है सोर्स। सोर्स क्या है, सबसे पहले है नेमिंग के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में है ये,
तो CSS फाइल है एक, ठीक है। ये आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होगा। ये एक नया चीज आपको दिख रहा होगा, की फ्रेम एनिमेशन में हेल्प करता है। जो आपको लोगो जो गोल गोल घूम रहा है, ये इस की फ्रेम्स की मदद से हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है? की फ्रेम्स, ठीक है। की फ्रेम्स हम लोग इनिशियलाइज करते हैं उस एनिमेशन का नाम ऐप लोगो स्पिन, इसका नाम है। ये एनिमेशन का नाम क्या रखेंगे? ऐप लोगो स्पिन। यहाँ पे देखिए एनिमेशन वाले पार्ट में हम लोग लिखे हैं ऐप लोगो स्पिन, ठीक है। कितने बार करना है? इनफाइनाइट बार। कितने सेकंड का ये चाहिए? 20 सेकंड, और ये लीनियर होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री से 360 डिग्री घुमाते रहो, 20-20 सेकंड लगना चाहिए यहाँ से यहाँ आने में। तो ये सब चीज़ें है इसमें, ठीक है। अब ऐप डॉट जे एस है सबसे मेन फाइल जिसमें हम लोग अपना काम करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर कोई नोट जेएस के बैकग्राउंड से होगा या फिर कोई नोट जेएस पढ़ा होगा ES6 के पहले, तो आप लोग को याद होगा एक टर्म होता है रिक्वायर करने का, ठीक है। ES6 में हम लोग डायरेक्टली इम्पोर्ट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्ट क्या कर रहे हैं फिर? डॉट एसवीजी। अब आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग डायरेक्टली एसवीजी को यूज क्यों नहीं कर लेते हैं? वो डॉट लगा के स्लैश जैसे HTML यूज करते हैं, तो वैसे रिएक्ट काम नहीं करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिएक्ट का जो फाइल है वो जावास्क्रिप्ट फाइल है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट फाइल में आप डायरेक्टली इमेज को डालेंगे तो नहीं समझ पाएगा, आपको एक पाथ बताना पड़ेगा कहाँ से फाइल लाना है। इसीलिए हम लोग इम्पोर्ट करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। हम लोग मल्टीपल तरीका से इम्पोर्ट कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे अगले क्लास में, लेकिन अभी के लिए ये चीज़ है कि ये इम्पोर्ट कर रहा है एसवीजी फाइल को। कहाँ से? डॉट लोगो डॉट एसवीजी। ये जो एसवीजी फाइल है, एसवीजी सबको पता होगा आई थिंक, हम ये लेके चल रहे हैं कि एसवीजी क्या होता है। नहीं समझ में आया तो समझिए, पीएनजी ऑब्जेक्ट होता है तो कभी फटता नहीं, मतलब फटता इन द सेंस जूम करने पर नहीं फटता। दूसरा फाइल हमारा CSS फाइल जो हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है। तो रिएक्ट में हम लोग जो CSS यूज कर सकते हैं, हम लोग मल्टीपल CSS यूज कर, जैसे मॉड्यूलर CSS भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्री प्रोसेसर्स भी यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज करेंगे मॉड्यूलर। आप लोग मॉड्यूलर इन द सेंस जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में वो रहता है, और वो सिर्फ एक फाइल के अंदर ही रहता है। लाइक उस CSS को अगर हम लोग ग्लोबल भी कर देंगे इम्पोर्ट कराने के लिए, और यूज सिर्फ एक जगह करेंगे तो भी वो यही यूज होगा। लेकिन ऐप डॉट सी एस अगर हम इम्पोर्ट करा रहे हैं, तो अगर इसका ऐप हेडर ना क्लास में अगर ऐप हेडर या किसी और फाइल का भी ऐप हेडर, तो सेम ले लेगा वो चीज़, भले आप इम्पोर्ट कराए या नहीं वहाँ पे, लेकिन वो ले लेता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए वो मॉड्यूलर CSS यूज करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। अब यहाँ पे एक फंक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। इस फंक्शन को हम क्लोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन शुरू है ऐप, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस 1 एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, ठीक है। अब ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा है तो जा कहाँ रहा है? कोई एप्लीकेशन तो कोई फाइल होगा जो इसको इम्पोर्ट करा रहा होगा। तो अपूर्वा फर्स्ट क्लास में आई थिंक आप लोगों को बताई थी कि जो कोई भी सर्वर होता है जहाँ पे आप अपना वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट होस्ट करते हैं, तो सबसे पहले index.html, index.js या यही दोनों फाइल में से कोई एक चीज सर्च करता है, वो उसके डिफॉल्ट वैल्यू का नाम होता है वो इंडेक्स, ठीक है। तो index.js जो है वो हमारा डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट फाइल है जो अपने आप सर्च करेगा सोर्स फोल्डर के अंदर कोई भी वेब। जब ये बिल्ड होकर निकलता है तो ये वेबपैक इसको बना देता है ताकि यूज कर सके, ठीक है। तो index.js जो है वो आपका मेन फाइल है, इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है अभी के लिए। और इस सेशन में आई थिंक ट्रेनिंग में भी नहीं करना होगा कहीं पे भी छेड़छाड़, ठीक है। इसमें क्या क्या हो रहा है? ये रिएक्ट नाम का पैकेज इंपोर्ट करा रहा है। रिएक्ट हम लोग इंस्टॉल किए हैं। अब एक चीज देखेंगे, बाकी सब में डॉट लगा हुआ था, लाइक इसमें भी डॉट लगा हुआ है क्योंकि ये सब फाइल के अंदर है। ये डायरेक्टली इंपोर्ट कैसे कर रहा है? तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम लोग मॉड्यूल्स वगैरह या फिर कुछ डालते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली अगर हम लोग लिखते हैं तो ये सीधे सर्च करता है इसके रूट डायरेक्टरी में, और रूट डायरेक्टरी से इसको इंस्टॉल कर लेता है, और इसको पता है कि नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से जब नोड मॉड्यूल्स के अंदर सारा चीज जो भी हम लोग यूज करते हैं वो सब लाइक हम रिएक्ट सर्च करते हैं इसमें, और आपको दिखाते हैं कैसे एक्सपोर्टेड है वो रिएक्ट 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 में बहुत सारा फाइल है, लाइक आप देख सकते हैं कितने फाइल्स है इसमें। रिएक्ट, ठीक है। ये रिएक्ट का फाइल है। अब ये एक्सपोर्ट कैसे कर रहा होगा? index.js से एक्सपोर्ट कर रहा है, देखिए डायरेक्टली एक्सपोर्ट मार रहा है। मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स रिक्वायर, ये मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स रिक्वायर्ड, ये डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये पूरे रूट डायरेक्टरी में हमारे पास होगा, ठीक है। इस नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर से निकल के सारा चीज हमारे पास होगा रूट डायरेक्टरी में, तो हम लोग डायरेक्टली इंपोर्ट करा सकते हैं इस चीज को। इसीलिए हम लोग index.js में डायरेक्टली इंपोर्ट कराते हैं। कहाँ गया index.js? ठीक है, डायरेक्टली इंपोर्ट करा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा इस चीज में कि क्यों हम लोग डॉट नहीं लगाते या कुछ स्लैश नहीं लगाते, तो ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए। अभी तक हमको लगता है कि आपको पता चल रहा क्यों हम लोग डायरेक्टली करते हैं, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली एक्सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। वो एक्सपोर्ट करके भेज चुका है रूट डायरेक्टरी में। अब आप रूट डायरेक्टरी से कोई भी चीज कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्ट डॉम के साथ भी सेम चीज है। रिएक्ट डॉम ही एक्चुअली डॉम मैनिपुलेशन करता है रिएक्ट में, ठीक है। फिर इंडेक्स और सीएसएस, इंडेक्स और सीएसएस फाइल भी एक है जो इंडेक्स और सीएसएस में हम लोग कुछ चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज है, बॉडी और ये सब कोड ये सब है, कुछ कुछ टैग वगैरह ये सब। तो सीएसएस में हम ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे अभी। हाँ, उसके बाद है हमारा ऐप, इम्पोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप। ये ऐप नाम कहाँ से आया? ऐप हमको कैसे पता कि ये ऐप है?
तो अगर हम लोग यहाँ जाएंगे ऐप डॉट जेएस में, तो यहाँ देखिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, ठीक है। तो जिस नाम से दो तरह का डिफॉल्ट होता है, एक नेम डिफॉल्ट होता है, एक हमारा डिफॉल्ट डिफॉल्ट नेम एक्सपोर्ट होता है, सॉरी सॉरी लास्ट 30 सेकंड मिलेगा। दो तरह का एक्सपोर्ट होता है, एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, एक नेम्ड एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो डायरेक्टली फंक्शन को जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, लाइक ऐप को हम एक्सपोर्ट किए तो ऑटोमेटिकली ऐप नाम से एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको नेम्ड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे, लाइक हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, फंक्शन को हम एक कॉन्स्ट बनाते हैं, इसका एरो फंक्शन का हमसे, ठीक है, और इसको सीधे एक्सपोर्ट मारते हैं, ये नेम्ड एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। और इसको हम हटा देते हैं, इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम ऐप डॉट जेएस में एरर आ गया होगा, देखिए ऐप डॉट जेएस डज नॉट कंटेन एनी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट मतलब इस नाम से, ऐप नाम से कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे इंपोर्ट कराएंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग जाएंगे इंडेक्स जेएस में, यहाँ पे बस एक काम करना होगा हमको, ये हटाना होगा, ये लगाना होगा, ठीक है, और यहाँ पे ऐप लिख देंगे। अब ये आई थिंक रन कर जाना चाहिए, ये रन कर गया, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट्स क्यों लगाए हम लोग, नेम्ड डिफॉल्ट जो होता है, आप अभी के लिए आप देख रहे हो कि इसमें एक ही फाइल है तो क्यों ही एरर दे रहा है, लेकिन हो सकता है हम मल्टीपल फाइल्स भी बना सकते हैं, लाइक एक फाइल ना हो इसमें, हम एक और कॉन्स्ट बनाते हैं, इसका नाम दे देंगे हम एक हम RFC, ये एक्चुअली में आप लोग इसको एमिट कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, इसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका एक्सटेंशन होता है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको, रिएक्ट ES लिंक, हाँ ये ES7 रिएक्ट रीडर्स, ये स्निपेट्स है, ठीक है, कोड स्निपेट्स, इसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, फास्ट डेवलपमेंट प्रोसेस हो जाएगा आपका। और भी साथ साथ जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे हम आपको बता देंगे क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, एक्सटेंशन क्या क्या आपके फायदे का है, ठीक है। यहाँ पे भी हम ऐप नाम से कर दिए हैं, ये पहले से स्निपेट देता है, देखिए यहाँ पे हम कॉन्स्ट नथिंग करते हैं, ठीक है, और इसको भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हटा देते हैं, यहाँ पे सीधे एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। और इस चीज़ को हटा रही है, एरर देखिए, ये एरर क्यों आएगा, ये एरर पे हम होवर करेंगे, इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ मॉड्यूल रीऑर्डर टू टॉप, इम्पोर्ट स्टेटमेंट जो होता है वो ES लिंक का ये एरर है, ES लिंक मेरा एरर दे रहा है, ये चीज़ यहाँ पे आप दिखाई भी देगा कहाँ से एरर आ रहा है, ES लिंक का एरर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ES लिंक, ठीक है। तो ये क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि इम्पोर्ट स्टेटमेंट जो होता है हमेशा टॉप में होता है, ठीक है, तो इसको टॉप में रख, लेकिन पहले से हम लोग इम्पोर्ट किए हुए तो इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे कोई डिव नहीं है तो हम H1 डालते हैं, और हम हाई लिख दिए हैं, सॉरी थोड़ा इंग्लिश बहुत खराब है, ठीक है। अब इंडेक्स में जाते हैं, अब यहाँ पे अगर आपको बताए थे अभी हम कि जो डिफॉल्ट किए हैं हम, ये नेम्ड एक्सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा लगा के डायरेक्टली लिख सकते हैं उसका कंपोनेंट का नाम, यहाँ पे अपने आप देखिए टैब लाइन एक मेरा एक्सटेंशन है, वो खुद बता रहा है कि कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, पहले से इन्फॉर्मेशन देता है, कभी कभी ये VS कोड भी देता है अगर आप यूज़ करेगा, तो इसमें हम क्या लिखे थे, नथिंग लिखे थे, नथिंग, ठीक है, नथिंग को सेव करते हैं। और ये थोड़ा सा डल कलर का दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये कहीं यूज़ नहीं हुआ। अब हम लोग जहाँ ऐप है वहाँ पे नथिंग डाल देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है यहाँ पे डेटा, रिफ्रेश करने पर, हेलो, अब ऐप नहीं आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज हम लोग एक्सपोर्ट के हिसाब से जा रहे थे, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान देते हैं, इसको फिर से सही कर देते हैं, हाँ। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज ये ध्यान देने वाला पार्ट है कि यहाँ पे हम लोग दो चीज कर लिए, ठीक है, लाइक ऐप डॉट जेएस में हम लोग दो चीज एक्सपोर्ट की। अब आप एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट में एक डिफरेंस है, एक फाइल से एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट हो सकता है, मतलब कि अगर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे हैं हम लोग तो उस फाइल से सिर्फ वही एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जाएगा, बाकी सबको या तो नेम एक्सपोर्ट करना होगा या फिर आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हटा सकते हैं। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, इस बारे में बहुत कम आएगा। चलिए ये चीज़ हो गया, अब हम जाते हैं इंडेक्स और जेएस पे फाइल में फिर से और देखते हैं क्या है इसमें। ये इंपोर्ट किया दो चीज़, यहाँ तक हम लोग आ चुके थे, इंपोर्ट वेब रिपोर्ट वेब वाइटल्स, ये चीज़ अभी काम का नहीं है, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, ठीक है, ये क्यों यूज कर रहे हैं, रिएक्ट डॉम जो पैकेज है, ठीक है, उसके हम लोग का रेंडर मेथड है, ठीक है। रेंडर मेथड क्या करता है कि हाइड्रेट करता है, इस चीज को हाइड्रेट करता है। अभी हम पहले कुछ दिन पहले बोले थे कि हाइड्रेट नाम का मेथड करता है, लेकिन हाइड्रेट इसके अंदर का मेथड है, ठीक है। जब हम रिएक्ट डॉम में रेंडर देखिए सेम एज रेंडर, बट इज यूज हाइड्रेट टू कंटेनर हुज एचटीएमएल कंटेंट्स वेर रेंडर्ड बाय रिएक्ट डॉम सर्वर, ठीक है। तो ये क्या करता है,
हाइड्रेट करता है, ये भरता है, स्क्रीन को फिल करता है इस चीज से, ठीक है। किस चीज से करना है, तो रिएक्ट और स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड क्या है, ये आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ऐप को, ठीक है, इसका मतलब कि ऐप जो है, कंपोनेंट जो हमने तुम डाले इंपोर्ट किए हो, इसको रेंडर करा दो स्क्रीन पे, ठीक है। कहाँ रेंडर कराना है ये तो बता दिया, रेंडर करा दो, कहाँ रेंडर कराना है। तो पहले जो था वो पहले कॉमा लगा करते थे हम लोग, लेकिन जो नया वाला रिएक्ट है उसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। आपको याद है एचटीएमएल फाइल में हम लोग रूट बनाए थे, मतलब बना के दिया था हम लोग ने, बनाए थे आईडी रूट, ठीक है। इसी में जाके इसको पुश कर दो। तो मेन जो फाइल होता है जावास्क्रिप्ट का वो रूट ही होता है। आप इसका डिव जो होगा, मेन डिव, वो रूट होगा। कंसोल, इसका जो मेन डिव है ये रूट है, देखो ये यहाँ से यहाँ खत्म हो रहा है, इसके अंदर ही सारा डॉक्यूमेंट है आपका, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये देख सकते हो कि रूट के अंदर सारा चीज जा रहा है। अब और क्या है इसमें, रिपोर्ट वगैरह ये बाद में डिस्कस किया जाएगा। अब ऐप डॉट जेएस में बात करते हैं। आज के लिए क्या क्या हमको पढ़ाना था। ओके 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 ओके। अब एक चीज देखते हैं, ये कुछ कुछ क्या क्या चीज है, तो ये देख लेते हैं एक बार। ये रिटर्न कर रहा है, रिटर्न क्या करता है आप लोग को पता है, रिटर्न मतलब कुछ चीज रिटर्न कर दो। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये JSX कहलाता है, ठीक है। HTML, इसको याद रख लीजिएगा, HTML इनसाइड जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इज नोन एज JSX, ठीक है। इसका मतलब हम लोग HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट डाल सकते हैं। अब एक काम करते हैं, बहुत अच्छा चीज, यहाँ पे डिव तो है, ठीक है। एक और डिव बनाते हैं, उसका क्लास नाम दे देते हैं हम अनीश। इसके अंदर डेटा डालते हैं हेलो। अब एक एरर आ रहा है, पूरा लाल कर दिया, देखते हैं यहाँ पे भी कुछ एरर आ रहा होगा, लाइव डिबगिंग होगा अभी। क्या लिखा हुआ है, सिंटैक्स एरर, मतलब कि कुछ लिखे है जो आप चीज है वो नहीं हो सकता है, वो सिंटैक्स में एरर है। इस फाइल में, app.js फाइल में, adjacent JSX elements must be wrapped in a enclosing tag. Do you want a JSX fragment? ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, फ्रैगमेंट अभी डिस्कस नहीं करेंगे, फ्रैगमेंट आगे वाले क्लास में करेंगे। ये क्या बोल रहा है कि जो JSX चीज हो, JSX जो होता है, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो HTML होता है, उसका सिर्फ एक ही कंटेनर डिव होना चाहिए, ठीक है। इसको अगर हम इसी चीज को यहाँ से कट करके इसके अंदर डाल देते हैं तो कोई एरर नहीं देगा ये, क्योंकि इसका एक ही डिव है जो मेन डिव है। ये जो डिव है, ये जो डिव है, ये मेन डिव है, एक ही डिव है इसके अंदर, इसी के अंदर सारा और बाकी चीज है इसके। तो आपको एक चीज याद रखना है कि JSX में हमेशा एक ही कंटेनर डिव होगा, उसी के अंदर आपको करना, मल्टीपल कंटेनर डिव नहीं हो सकता, ठीक है। एक कंटेनर डिव होना चाहिए, उसके अंदर आपको जो करना करिए, ठीक है। अब हम लोग इसको हटाते हैं, सारा चीज हम अपना नाम नहीं हटाएंगे, बाकी सब चीज हटा देते हैं, ये हटाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्लास नेम की जरूरत नहीं है, अब हेलो कर देते हैं। अब हेलो एम्बियंस करो, हेलो वर्ल्ड कर देते हैं, ये तो कर जाएगा। चलिए, ये हेलो वर्ल्ड कर देते हैं, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ये अभी भी इसका कंसोल खुला हुआ है। हेलो वर्ल्ड आ गया सबसे टॉप में, दिख रहा होगा जैसे आपको, ठीक है। तो आज की क्लास में हेलो वर्ल्ड तक ही करना था। तो दो तीन चीज आप लोग यहाँ इस क्लास से याद रख करके जाना है। मेन चीज ये कि जो रिएक्ट है वो कुछ अलग चीज नहीं है, वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही है, ठीक है। क्योंकि वेब ब्राउजर सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही समझता है। इस क्रोम को नहीं पता कि आप रिएक्ट पे लिख रहे हैं, एंगुलर पे लिख रहे हैं, व्यू पे लिख रहे हैं, किस पे लिख रहे हैं। इसको पता है कि भैया आप हमको HTML दो, हम स्क्रीन पे दिखाएंगे, आप हमको CSS दो, हम उसको सुंदर बनाएंगे, आप हमको जावास्क्रिप्ट, हम उसमें इंटरएक्टिविटी डाल देंगे। आपको जिस चीज पे करना है कोड करिए, ठीक है। तो रिएक्ट हम लोग यूज करते अपने बेनिफिट के लिए, ताकि हम लोग को इजीली यूजर इंटरफेस बना सके, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है हम लोग को याद रखना है इसमें से, कि कैसे ये फोल्डर स्ट्रक्चर काम करता है, ठीक है। रीडमी फाइल अगर किसको बताना हो हम अभी लास्ट में बता देंगे, टाइम बचता है तो। इंडेक्स और जेएस पे भी हम लोग काम कर लिए, क्या क्या होता है, क्या चीज होता है, किस चीज पे, बस ये पार्ट हम लोग नहीं किए, तो ये आप लोग देख सकते हैं डेटा स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है, ठीक है। ये बता देंगे बाद में अगर आपको टाइम मिलेगा तो। बाकी ये सब चीज आपको पता है। सेटअप टेस्ट, हाँ एक कमांड चलाना था हमको, npm रन टेस्ट, कमांड याद है, स्क्रिप्ट में था एक टेस्ट, टेस्ट रन कर रहा है। तो ये हम लोग कब यूज करते हैं, अभी इस वाले यूसेज में हम लोग नहीं करेंगे इसको यूज, लेकिन हम आपको करके दिखाते हैं ये करता क्या है। अब ये रन कर रहा है टेस्ट, ठीक है। ये कुछ कुछ एरर भी ये बता भी रहा है कि क्या क्या एरर है, कहाँ कहाँ फेल हुआ है, किस चीज में फेल हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि जो हम काम किए हैं अभी, हेलो वर्ल्ड डाले हैं, उसके कारण फेल हो रहा है बहुत सारा जगह टेस्ट इसका, ठीक है। रेंडर्स लर्न रिएक्ट लेंगे, थोड़ा सा आगे का पार्ट है, टेस्ट और जस्ट कैसे काम करता है, लेकिन ये हम लोग बता देंगे बाद में अगर टाइम मिलता तो टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज तो है,
कुछ ऐसा चीज नहीं है जो बाद में प्रोडक्शन में फेल कर जाएगा। तो टेस्ट हम लोग इसको यूज करते हैं। जेस्ट लाइब्रेरी जो है वो यूज होता है, सिप्रस लाइब्रेरी यूज होता है, बहुत सारे लाइब्रेरी हम लोग यूज कर सकते हैं। सिप्रस और जस्ट मेनली यूज किया जाता है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। अब एक readme.md फाइल है, ये मेरे स्क्रीन पर खुल जाएगा। अगर आपको ये चीज तो दिख रहा है प्रीव्यू, अगर आप नहीं आता तो टेंशन नहीं, ये एक्सटेंशन के बारे में आता है, ठीक है। तो मेन यही फाइल है। ये क्या बताता है, ये एक्चुअली में मेटा डेटा है आपका, ठीक है। एमडी फाइल आई थिंक सबको लोग को पता होगा कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली में आप एक हेडिंग बना रहे हैं, तो ये सिंबल दे दिए हेडिंग के लिए और गेटिंग स्टार्टेड लिख दो, तो एक हेडिंग बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लिंक वगैरह अटैच कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। तो एक तरीका होता है लिखने का, ताकि इन्फॉर्मेशन दे सके। लाइक अगर हम अपने इस पे जाते हैं, एक मेरा अपनी पब्लिश पैकेज है, उस पर जाते हैं। और ये पैकेज जो है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये npm ये readme.md फाइल से आ रहा है, ठीक है। ये गिटहब पे भी आपको दिखा सकते हैं कैसे आ रहा है। ये देखिए, ये readme.md फाइल है, ठीक है। यही बताता है, ये यूजर को बताता है, जैसे आप कुछ एप्लीकेशन बना या कोई कोड किए हैं, आपको यूजर को तो पता होना चाहिए कैसे इसको यूज करना है, कि कोई यान स्टार्ट करना है, कि यान स्टॉप करना है, कि यान डेव करना है, क्या करना है। तो हम लोग वो सब चीजें यहाँ लिखते हैं, ठीक है, कि आप ये लिखना, फिर आप ये लिखना, या तो ये लिख लेना, ठीक है। उसका क्या क्या स्क्रिप्ट इसमें अवेलेबल, तो यान स्टार्ट है, टेस्ट है, बिल्ड है, इजेक्ट है, ठीक है। उसका क्या क्या चीज़ हटाना, तो ये अभी आपके काम का चीज़ नहीं है, लास्ट में बताएंगे हम प्रोजेक्ट के बेसिस पे, ये अभी नहीं काम का, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें होती है इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो readme.md फाइल हो गया, पैकेज डॉट जेसन हो गया, एक पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन आता है, वो अभी नहीं आ रहा है, वो हम बंद करेंगे तो दोबारा दिखाई देगा। अभी नहीं आ रहा है, वो हम बाद में अगर आता है तो दिखाई, वो पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन भी एक होता है, पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। लॉक डॉट जेसन को कभी नहीं छूना है, ठीक है, याद कर लीजिए दिमाग में। लॉक डॉट जेसन जहां दिख गया पैकेज डैश लॉक डॉट जेसन, उसको नहीं छूना है। उसको छुएंगे एरर आएगा, कुछ समय में कहाँ एरर आ रहा है, ठीक है, उसको छूना ही नहीं, वो हमारे लिए नहीं है। वो npm पैकेज मैनेजर के लिए वो सब चीज़ है, ठीक है। अब हम जो चीज़ करेंगे वो हम सोर्स फोल्डर में करेंगे, जो करना होगा। हेलो वर्ल्ड करके आपको दिखा चुके हैं, एक क्लीनिंग प्रोसेस भी करके दिखा देते हैं, जिसमें हमको CSS नहीं जरूरत है, सीधा हम इसको डिलीट कर रहे हैं, डिलीट। हमको ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेएस भी नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर रहे हैं। हमको ट्रैश, हमको CSS नहीं चाहिए, हमको लोगो डॉट SVG नहीं चाहिए, हमको वेब वाइटल्स भी नहीं, हमको ड्रेस डॉट ड्रेस भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हम सीधे इसको डिलीट मार देते हैं, तो मुंह तो ट्रैश हो गया। हमारे पास बचा ऐप डॉट जेएस। अब कुछ देखते हैं, एरर तो नहीं आ रहा है ना सिस्टम पे, हमारे एप्लीकेशन में कुछ एरर आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो बहुत अच्छा, आता है तो दिक्कत है। चलिए एरर आया है। अब एरर क्या आया है, ये सॉल्व करेगा कोई स्टूडेंट। लेट मी सी कौन कौन है अभी क्लास में। हम परमिशन दे रहे हैं आप लोग को अनम्यूट होने का। अब आप लोग बताएंगे कि ये क्यों एरर आ रहा है, कौन बताएगा, कोई भी अनम्यूट होकर बता सकता है, जल्दी। Logo.svg has been deleted, but it has been used somewhere in the folder structure. हाँ सही है। तो ऐप डॉट जेएस जो है यहाँ पे लोगो डॉट एसवीजी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये है नहीं। चलो इसको रिमूव करते हैं, इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं अपडेट होगा। अभी भी कुछ दिक्कत आ रहा है, अब क्या आ रहा है, ऐप डॉट CSS भी नहीं है, ठीक है, ये भी हम लोग इम्पोर्ट किए हुए हैं, इसको भी हटाते हैं। अब देखते हैं क्या रह आता है। अब रिपोर्ट वेब वाइटल्स भी नहीं है, अब इसको भी हटाना पड़ेगा। इनके साथ JS में जाते हैं, वेब वाइटल्स हटाते हैं। अब इसको हटाए तो ये तो हटाना ही पड़ेगा। चलो अब देखते हैं अभी क्या एरर आता है। अब कुछ अगर ये एरर दिखे ना, मॉड्यूल बिल्ड फेल, इसका मतलब है कि कुछ कनेक्शन में सर्वर का एरर आया, ठीक है। अब रिफ्रेश करेंगे फिर सही हो जाएगा। अब हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहा होगा सही से, ठीक है। इसका मतलब अब हमारा एप्लीकेशन वर्क लाइक है। तो इसके बाद का पार्ट हम लोग कल करेंगे। इनको ऑफ करते हैं। किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ लो।